बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मूसवी उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम को जंग से पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी और मौसर अंदाज में अपडेट कर दिया है और दोबारा मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है। ये नूर न्यूज को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा जनाब के, और एक वीडियो भी साथ जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने लॉन्च पैड्स और दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत की और ऑपरेशनल तैयारी को नुमाया तौर पर तेज किया है। मजीद मूसवी के मुताबिक ईरान के मुकाबले में मुखालिफ फरीक इस वक्फे से फायदा नहीं उठा सका और अपना असले खाने को बहाल करने में नाकाम रहा, जिसके बायस उसे बैरूनी सप्लाई पर इन्हिसार बढ़ाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा उनके मुताबिक जंग का यह मरहला मुखालिफिन के लिए नाकामी पर खत्म हुआ है और साथ ही दावा किया कि खित्ते में आबनाए हुर्मुज़, लबनान और दीगर महाजों पर कभी मुखालिफिन को स्ट्रेटेजिक नाकामियों का सामना करना पड़ा। अब यह ईरान का दावा है, लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने यह कहा कि उनके जो मिसाइल्स हैं या उनके ड्रोन्स हैं वो इंटैक्ट हैं और वो हमला करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब नाज़रीन, एक मीटिंग पाकिस्तान में हुई है, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई हुकूमत पाकिस्तान में होती या कोई पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत होती जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का इख्तलाफ रखती, तो पाकिस्तान में भूंचाल आ जाना था। भूंचाल किस बात पे आ जाना था, ये खबर है, और खबर कोई इस तरीके से दी गई है कि उसको गोल मोल करके देने की कोशिश की गई। खबर यह है कि औरंगजेब साहब हैं पाकिस्तान के वजीर खजाना, उन्होंने एक मीटिंग की है रोथचाइल्ड ग्रुप के साथ। ये रोथचाइल्ड कौन है? ये दुनिया की अमीर तरीन एक फैमिली है रोथचाइल्ड। इनका जो ग्रुप है, इसके अंदर जो सीनियर तरीन लोग हैं, उनसे एक मुलाकात की है फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब ने, और इनकी टीम से मुलाकात करके जो प्लान सामने लाया गया है वो ये है कि पाकिस्तान को री एंटर किया जाए ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के अंदर। ये मामला क्या है, ये लोग कौन है? देखिए, अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती या कोई भी ऐसी हुकूमत होती जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पसंद ना करती, तो रोले पड़ जाने थे कि यहूदियों के एजेंट बन गए, यहूदियों को बेच दिया, मुल्क फारिग कर दिया। रोथचाइल्ड कौन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं। 16वीं सदी ईस्वी में जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहां से इस खानदान का आगाज होता है। रोथचाइल्ड, इसका आज पूरी दुनिया में एक मशहूर नाम है इस खानदान का। इन्होंने बैंकिंग की बुनियाद रखी थी, जो जदीद बैंकिंग है। उसने अपने 5 बेटों को मुख्तलिफ दुनिया के, जो यूरोप के बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके बड़े शहरों के अंदर अपने 5 बेटों को इसी कारोबार में उसने लगाया था। और शुरू में इन्होंने फ्रैंकफर्ट में, पेरिस में, लंदन में, वियना में और नेपल्स में, हर जगह पे इन्होंने कारोबार शुरू किया। ये हाउसिंग का काम करते हैं, हथियारों का काम करते हैं, माइनिंग का, बैंकिंग का, एनर्जी का, फूड्स का, इंजीनियरिंग का, इंटरटेनमेंट का, क्लब्स का, क्रिप्टो का, शराब का, मवासलात का, टेक्नोलॉजी का, आलमी मालियाती कारोबारों में हर तरफ ये खानदान शामिल है। ये खानदान इतना ताकतवर है कि ये पहली और दूसरी जंग अजीम के बीच में या उससे आगे पीछे के टाइम में ये मुमालिक को कर्जे देते रहे। इनके पास इतने बड़े पैमाने पर सरमाया था। तो ये एक खानदान है जिसने इसराइल को भी खड़ा किया था। इसराइल जब बना ना, तो उससे पहले एक बहुत बड़ा मुआहदा है जिसको तारीख के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा, वो बाल्फोर डिक्लेरेशन है। एक डिक्लेरेशन है, बाल्फोर डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन है, ये आर्थर जेम्स बाल्फोर ने लिखी थी, और ये एक डिक्लेरेशन जो भिजवाई गई थी वो रोथचाइल्ड फैमिली के उस वक्त के सरबराह लियोनल वॉल्टर को भेजी गई थी। लियोनल वॉल्टर, इसको ये भेजी गई थी डिक्लेरेशन, और ये लिखी थी बरतानिया के वजीर खारजा ने। और इसके मुताबिक बरतानिया ने यह फैसला कर लिया था, या ये डिक्लेयर कर दिया था कि फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों की आबादकारी होनी चाहिए और उन्हें वहां जगह मिलनी चाहिए। सबसे पहले जो रोथचाइल्ड फैमिली है, इनके पास क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा था, तो इन्होंने बेशुमार जमीनें खरीदी फ़लस्तीन में, और वो जमीनें खरीदते गए और वहां पर यहूदियों की आबादकारी होती गई। फिर एक एक करके यहूदियों के काफिले वहां पे पहुंचना शुरू हुए और बड़े पैमाने पर वहां आबादकारियां हुई। तो इसराइल की बुनियाद के अंदर ये फैमिली रोथचाइल्ड शामिल है, और जितना इन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया है और आज तक कर रहे हैं, कमाल सपोर्ट है सहूनियों के साथ। यानी यहूदियों में 2 तरह के तबकात हैं। कुछ ये समझते हैं कि रियासत नहीं बनानी चाहिए, इसराइल गलत है, वो नहीं बनना चाहिए था। कुछ ये समझते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये बनना चाहिए था। तो सहूनियों का ये मानना है कि ठीक है। तो ये इन्होंने बहुत सपोर्ट किया
रोथशाइल्ड ने, और अब ये पाकिस्तान के साथ मईशत के मामलात को देख रहे हैं। तो इसका मतलब फिर आप समझ जाएं, यानी मुझे बताया ऐसा दिखाई देता है कि इसराइल अब अपने फाइनेंसर्स के जरिए से पाकिस्तान को इस बात का यकीन दिला रहा है कि हम आपकी मईशत को भी संभालेंगे। यानी अब पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए जो दिखाई दे रहा है इस मुलाकात के बाद, वो ऐसा है कि जो इसराइल के सपोर्टर्स हैं या जो खुद इसराइल के बनाने वाले हैं, वो अब पाकिस्तान को इस भंवर से निकालेंगे जिसमें पाकिस्तान मईशत में फंस गया। ये अगर देखें ना, एक डेवलपमेंट है ना, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मैं इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा हूं और आपको इस फैमिली का बैकग्राउंड बता रहा हूं। मैंने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आज पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ कोई हुकूमत होती तो उन्होंने पाकिस्तान में आग लगवा देनी थी। मौलवी सड़कों पे होते, मजहबी इंतहा पसंद हर तरफ से निकल आते, यहां से फलाना फतवा आ जाता। अब कोई मौलवी नहीं बोलेगा। मुफ्ती मुनीब आप देखेंगे कोई स्टेटमेंट नहीं है। आप देखेंगे जो और दीगर मुफ्तियान है बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान में, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। कोई नहीं कहेगा कि आप रोथशाइल्ड के साथ आपने मुलाकात क्यों की, आप उनके साथ कौन से मालियाती मामलात कर रहे हैं। देखिए, ये खालिसतन मालियाती मामलात हैं। आप जो बाकी पैसा लेते हैं वो आप किन से लेते हैं? वर्ल्ड बैंक कौन है? IMF कौन है? और बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान में इन चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नफरत को बेचती है और उसको इस्तेमाल करती है, ये हमने हमेशा देखा है। बहरहाल ये चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर हुकूमत क्या कहती है। बाल्फोर डिक्लेरेशन मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ये 1917 में था और तब से अब तक जो है वो इसके असरात आज भी 100 साल से ज्यादा गुजर गए, लगभग 109 साल हो गए, इसके असरात आज भी मौजूद हैं दुनिया में। नाज़रीन, वैसे भी पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है या मईशत है या बाकी चीजें हैं, वो सारी की सारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहां पे एक खबर देता हूं। कुछ नए एम्बेसडर्स या सफीर जो हैं, जो दीगर मुल्कों के अंदर जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती किए गए हैं। हालांकि आपकी फॉरेन सर्विस में बेशुमार अफसरान हैं, उनको लगाया जा सकता था जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अपने वफादारों को भिजवाना होता है ना। और जब फौज कंट्रोल करती है चीजों के ऊपर तो फिर वो अपने बंदे लगाती है। तो ये 15 बंदे अभी अपॉइंट किए गए हैं हुकूमत की जानिब से और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनको अपॉइंट किया गया। यानी अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे सफीर जाएंगे और जाके दुनिया में हमारी सफारतकारी करेंगे। अंदाजा करें आप, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सफीर रखे जा रहे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी यही काम किया है फॉरेन ऑफिस में, उनको नजरअंदाज कर दिया गया। ये जो 15 बंदे रखे गए हैं, इनमें ज्यादातर फौजी बैकग्राउंड के हैं। यानी इनके अंदर बहुत सारे नाम है फौजियों के, मैं क्या नाम लूं, लेकिन आपको मैं मुल्कों के नाम बता देता हूं। नाइजीरिया के अंदर एक जा रहा है, एक जो है वो जॉर्डन में उर्दन में जा रहा है, एक जो है वो तुर्कमानिस्तान में जा रहा है, एक जो है श्रीलंका में जा रहा है, एक सीरिया में जा रहा है शाम में, और इसी तरह एक और फौजी ऑफिसर जो है वो जा रहा है वियतनाम में, एक कतर में जा रहा है, यूक्रेन में भी एक फौजी ऑफिसर ही है रिटायर जिसको भिजवाया जा रहा है, और इसके अलावा मालदीव्स के अंदर जो है वो एक रिटायर ऑफिसर जो है वाइस एडमिरल, उनको भिजवाया जा रहा है। शानदार जगह है मालदीव। और नाइजर के अंदर भिजवाया जा रहा है। अलग अलग मुल्कों के अंदर ये तकरीबन 15 ममालिक है, वहां पे ये अब सफीर भिजवाए जा रहे हैं और उनमें ज्यादा लोग वो हैं जो मिलिट्री ऑफिसर रिटायर्ड है। तो पूरी तरह से जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो कंट्रोल में चली गई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, और ये सियासतदानों के लिए एक बड़ी नाकामी है। अगर फौजी बनाएंगे खारजा पॉलिसी और मईशत की पॉलिसी और दीगर इंटरनल पाकिस्तान के मामलात में, सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। 4 कदम आगे बढ़ेगा तो 8 कदम पीछे आ जाएगा। आपको कभी कभी दिखाई देता है पाकिस्तान आगे जा रहा है, अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर पाकिस्तान पीछे आ जाता है। वजह यह है कि इनकी पॉलिसी के अंदर कभी भी वो अक्ल और फहम नहीं होता जो एक सियासतदान की पॉलिसी के अंदर होता है। देखिए, जिसके हाथ में बंदूक होती है ना, उसका दिमाग थोड़ा सा कम काम करता है। ये बात मैं आपको बार बार कहता रहता हूं। अभी देखिए ना, वक्ती तौर पे छोटे मोटे फायदे के लिए ये जो अजीबोगरीब काम किया जा रहा है उसको भी आप समझिए। ये छोटा मोटा फायदा है ना, अभी इस जंग के अंदर जनाब हमारी वाहवाकारी हो जाएगी, हमें शाबाशी मिल जाएगी, लेकिन हम अपना लंबा नुकसान कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे टाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग हैं, वो लोग अब ईरान पे तनकीद शुरू कर चुके हैं। भैया, आप अमेरिका पे तनकीद कर सकते हैं, इसराइल पे भी कर सकते हैं, ईरान पे भी कर सकते हैं, लड़ाई इन तीनों के बीच में ना, लेकिन ज्यादा वो ईरान पे तनकीद करते हैं और जिम्मेदारी ईरान के ऊपर डालते हैं। ये चीज कल को नुकसान पैदा करेगी और ये खाते में पड़ेगी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के।
हौसियों ने यह कह दिया है कि अगर ये जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो हम बहरे अहमर को बंद कर देंगे और वो बाबे मंदब से बंद करेंगे। मैंने आपको वो एरिया दिखाया हुआ है, फिर कभी निश्चय से आपको सारी सिचुएशन में समझाऊंगा एक आधे दिन में। तो वो कहते हैं जी हम बाबे मंदब से इसको बंद कर देंगे। ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो जाएगी पूरे रीजन में। हम इस पर नजर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है, बड़ा जोर लगाया, इनको भी मनाया, उनको भी मनाया। डोनाल्ड ट्रंप के इतने पाकिस्तान ने खुशामद की है। अगर ये जंगबंदी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ी बहुत फेस सेविंग पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को ले दे, क्योंकि उसे सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से उम्मीद है दुनिया में, और तो कोई उसको फेस सेविंग लेकर दे नहीं रहा। तो अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबकी बचत हो जाएगी। सुहेल अफरीदी सारी रात वहां पे बैठा रहा अपने अरकान के साथ, लोगों के साथ। तो उसके बाद जो मंगल आया वो एक मुलाकात करवाई गई, लेकिन मुलाकात इमरान खान साहब की बंद है। उनके लोग एहतजाज कर रहे हैं और इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि एहतजाज जो है ना वो बड़ा खफीफ सा हो रहा है। यानी जिसे एहतजाज कहते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कर सकती है या उनकी क़यादत कर सकती है, वो उस नहज तक नहीं जा रहे। शायद अभी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को या लीडरशिप को यह लगता है कि मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए या उनके लिए कोई रास्ता निकालेगी। लेकिन सादी और साफ बात यह है कि आसिम मुनीर साहब जब तक हैं तब तक वो इमरान खान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो उनके साथ पाकिस्तानियों ने कर दिया है और जो शऊर इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को दिया, उसके बाद जो कुछ आसिम मुनीर के साथ हुआ, यानी पाकिस्तान का अगर आज आप सबसे गैर मकबूल आदमी देखें, आप सर्वे करवा कर देख लें। हमने कई दफा नवाज शरीफ के साथ, जरदारी के साथ सर्वे करवाया, लेकिन आसिम मुनीर साहब की गैर मकबूलियत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो ताकत में बेमिसाल है। यानी उनके पास 7-8 लाख लोगों की एक फौज है, बहुत सारी बंदूकें हैं, हथियार है, एयरफोर्स है, बहुत सारा कुछ उनके पास है जो उनके इशारे के ऊपर चलता है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसको कंट्रोल करते हैं, एजेंसियां उनके जरिए से वो पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं। तो ताकत तो बेमिसाल, लेकिन ताकत कांस्टेंट ही ना होती, हमेशा रहती नहीं है। मकबूलियत के मामले में जो सबसे गैर मकबूल है इस वक्त पाकिस्तान में, वो भी आसिम मुनीर साहब है। आप जितने मर्जी सर्वे करवा कर देख लें। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को यह गलत फहमी है शायद कि आसिम मुनीर साहब या ये मौजूदा निजाम इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये मुल्क के दुश्मनों से हाथ मिला लेंगे, ये पाकिस्तान के टुकड़े करवा लेंगे, लेकिन ये इमरान खान के लिए गुंजाइश नहीं निकालेंगे। इमरान खान के लिए गुंजाइश पाकिस्तान की आवाम को जबरदस्ती निकालनी पड़ेगी, बजोरे ताकत निकालनी पड़ेगी। पुरअमन तरीके से एक बड़ा एहतजाज करके अवाम बाहर निकले, अपनी ताकत का मुजाहरा करे और इनसे फिर जान छुड़वाए। इसके अलावा तो कोई रास्ता पाकिस्तानियों के पास है नहीं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक गलत फहमी है। देखें ना, अभी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की ये तस्वीर है, या 20 से 25 वकील ये आए इमरान खान साहब के केसेस लगवाने के लिए। अब 20 से 25 वकील पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जैसी बड़ी जमात, वो कह रहे हैं जी हम सब मौजूद हैं यहां पे। सब कितने हैं? 20 से 25। 20 से 25 वकील जो है वो क्या इनकलाब लेकर आएंगे? वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से पाकिस्तान की अदलिया को छुड़वाएंगे? और क्या 20 से 25 वकील ये कर पाएंगे कि वो इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगवा लें? सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब ये वहां पे चैम्बर में इंतजार करते रहे, और चैम्बर में होने के बावजूद चीफ जस्टिस ने इनसे मुलाकात नहीं की। 2 दफा गए मिलने के लिए, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। उन्होंने कहा नहीं मिलता। चीफ जस्टिस ने तो क्या, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो अपनी जगह पे डोगर साहब, उनका सेक्रेटरी भी नहीं मिला। ये हालात है, और ये उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। ये नहीं लगता है कि यहीं से इंसाफ मिलेगा। ये 20-25 वकील जाएंगे, इक्का दुक्का पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा। फिर वे कहते हैं 319 पार्लियामेंटेरियंस आ चुके हैं। तो इकट्ठे तो मैंने कभी नहीं देखे। हाँ, ये कि बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो इस तरह कर लें आप। 15 चक्कर लगा चुके हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक दफा इकट्ठे जाकर देख लें। देखिए, अगर इंसाफ लेना है ना, तो ये ऐसे ना मुलाकात करेंगे ना इंसाफ देंगे। इंसाफ लेने के लिए ये जो 25 वकील हैं, इनकी जगह पे 2500 वकील होने चाहिए,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। सारे वकला रहनुमा हैं और वकील इमरान खान के साथ खड़े हैं।